कक्षा 12 का मैथमेटिक्स का बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक अवयव। यह और एक और चैप्टर है इसी से मिलता जुलता, लो इसमें ऐड कर देना है। और सारणिक, डिटरमिनेंट कहते हैं इसको, डिटरमिनेंट। ये दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट है। मतलब जब तुम अवयव पढ़ोगे तो आधा जाने के बाद उसमें सारणिक की आवश्यकता होगी, और जब तुम सारणिक पढ़ोगे तो उसमें आधे के बाद जाने के बाद अवयव की आवश्यकता पड़ेगी। यानी ये दोनों अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट है, और तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन में इससे केवल इन दोनों से 13 नंबर का क्वेश्चन आता है। इससे ज्यादा भी हो सकता है, कम से कम 13 तो आना ही आना है। और इसका कंसेप्ट है अभी मतलब थोड़ा सा इंटर लेवल पे बेसिक ही है, आगे जाओगे ग्रेजुएशन वगैरह में तो थोड़ा सा इसका और विस्तृत रूप देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल यहाँ समझो तुमको 13 नंबर के लिए ये अवयव और सारणिक, ये दो चैप्टर केवल 13 नंबर दे देगा। और दोनों एक समझ में आ गया तो दूसरा थोड़ा बहुत ऐसे ही क्लियर कंसेप्ट उसका हो जाता है। अगर मैट्रिक्स समझ में आ गया तो सारणिक बढ़िया समझ में आ जाता है, सारणिक अगर आ गया तो भी आएगा जब मैट्रिक्स समझ में आया हो। तो दोनों एक दूसरे के कहीं ना कहीं कंप्लीमेंट है या पूरक है। ये थोड़ा सा अवयव जो है वह हिस्टोरिकल है, थोड़ा सा इसमें लिखना ज्यादा होता है, इसमें डेफिनेशंस वगैरह बहुत ज्यादा आते हैं। और इसकी बात करें सारणिक में तो इसमें लेबर ज्यादा करना पड़ता है, बहुत काम करना पड़ता है, हल ज्यादा करना पड़ता है तुमको। तो इंपॉर्टेंट होने की वजह से हमको इसको देखना ही पड़ेगा। थोड़ा सा पहले देखें अवयव होता क्या है। पहले हम अवयव की बात करें कि सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि अवयव होता क्या है, मैट्रिक्स होता क्या है। तो वस्तुओं या संख्याओं को आयताकार क्षेत्रों में व्यक्त करना या आयताकार क्षेत्रों में सजा कर रखना या सजाना या सजाने का तरीका अवयव कहलाता है। वस्तुओं या संख्याओं को आयताकार क्षेत्रों में व्यवस्थित करने का तरीका जो होता है वह क्या कहलाता है, अवयव कहलाता है। और अवयव को मुख्यतः हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों ए बी सी डॉट 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 इत्यादि से प्रदर्शित करते हैं। और इनके अवयव क्या होते हैं, अवयव के अवयव कि जिन अवयवों से मिलकर अवयव बना होता है, जिन संख्याओं से या जिन वस्तुओं से मिलकर अवयव बना होता है उसे हम अवयव का अवयव कहते हैं। और सामान्यतः अवयव के अवयवों को हम इस तरह का कोष्ठ लगाकर या ऐसे या बिना कोष्ठ का भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं मुख्यतः। हालांकि इंटर में बस हमको यही वाला पढ़ना होता है, लेकिन मुख्यतः अवयव के जो एलिमेंट्स होते हैं, जो अवयव होते हैं, उनको हम इसके अंदर भी रखकर प्रदर्शित कर सकते हैं, इनके अंदर भी रखकर प्रदर्शित करते हैं, इनके अंदर भी रखकर प्रदर्शित करते हैं, या बिना कोष्ठ के अंदर भी रखकर प्रदर्शित कर सकते हैं। बस हमको ऐसे लिखकर इसके अंदर हमको नहीं लिखना है, क्योंकि ये जो होता है वह सारणिक को दिखाने लगेगा तो उसका एक फिक्स वैल्यू मिलने लगेगा। तो इसको छोड़कर बाकी किसी इसमें से तीनों में से या बिना कोष्ठ के भी या बिना ब्रैकेट के भी हम उसको अवयव को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अवयव और अवयव के अवयव और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये आपको समझ में आ गया। जैसे हम एक अवयव ले रहे हैं a बराबर, और इसके अवयव को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, इस प्रकार से हम लिखते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले, इसके बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करने से पहले हमको दो चीजों के बारे में ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। पहली चीज ये कि पंक्ति, जिसको अंग्रेजी में रो कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रो। और दूसरा स्तंभ, इसको क्या कहते हैं, कॉलम। यानी इसका मतलब यह हुआ कि अवयव जो होता है वह पंक्ति और कॉलम से मिलकर बनता है, रो और कॉलम से मिलकर बनता है, यानी पंक्ति और स्तंभ से मिलकर बनता है। जो हमारा अवयव बनता है वो किससे बनता है, किससे मिलकर बनता है, पंक्ति और स्तंभ से मिलकर बनता है। तो पंक्ति किसको कहते हैं, तो ये हमारा एक पंक्ति हो गया,
और इसको हम R1 से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? ये हमारा रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है और ये रो नंबर 3 है। यानी इसमें कितनी पंक्तियां हैं? 3 पंक्तियां हैं। इसमें कितनी पंक्तियां हैं? 3। स्तंभ की बात करें, स्तंभ की बात करें तो ये हमारा स्तंभ होता है। इसको C1 C2 से दिखाते हैं क्योंकि इसका अंग्रेजी कॉलम होता है। तो ये C1 हो गया, यह क्या हो गया? C2 हो गया, यह क्या हो गया? C3 हो गया। तो ये हमारे कॉलम होते हैं, ये स्तंभ होते हैं। अवयव हमारा किससे किससे मिलकर बनता है? रो से और कॉलम से, यानी पंक्तियों और स्तंभों से मिलकर बनता है अवयव। पंक्ति कौन होता है? ऊपर से नीचे आते हैं तो पंक्ति मिलता है और बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या मिलता है? स्तंभ मिलता है। स्तंभ क्या होता है? स्तंभ मतलब पिलर, पिलर खड़ा होता है ना ऐसे। तो जो ऐसे ये वाला होता है उसको हम क्या कहते हैं? स्तंभ कहते हैं। और जो ए वाला होता है उसको क्या कहते हैं? रो, पंक्ति कहते हैं उसको। उसको क्या कहते हैं? तो पंक्ति और स्तंभ समझ में आया। अमूमन इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं वह किसी अवयव को A बराबर AIJ से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी अवयव को A बराबर AIJ से निरूपित करते हैं, जहां I जो है वह रो को दिखाता है। किसको दिखाता है? रो को। और J जो है वो कॉलम को दिखाता है। यानी यह पंक्ति को दिखाता है और यह किसको दिखाता है? स्तंभ को दिखाता है। बोलो समझ में आया इतना? यानी AIJ। और इसका हम ऑर्डर थोड़ा सा भी क्रम इसके बारे में बताते हैं। तो इतना समझ में आया। अवयव किसे कहते हैं? अवयव कहते किसको हैं? यदि वस्तुओं या संख्याओं को आयताकार क्षेत्रों में रखकर व्यक्त करने का जो तरीका होता है वो हमारा क्या कहलाता है? अवयव कहलाता है। अवयव को हम मुख्यतः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। अवयव जिन अवयवों से मिलकर बना होता है उन्हें अवयव के अवयव कहते हैं। और इन्हें प्रायः हम ऐसे ब्रैकेट के अंदर रखकर, यानी अवयव के अवयवों को प्रायः हम ऐसे ब्रैकेट के अंदर रखकर प्रदर्शित करते हैं। मतलब हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A बराबर A11 A12 A21 A22 ऐसे भी लिख सकते हैं, या A11 A12 A21 A22 ऐसे भी लिख सकते हैं, या A11 A12 A21 A22 ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम कुछ भी ना लिखें, सीधे लिख दें A11 A12 बिना पोस्ट के A21 A22 ऐसे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे भी अवयव को हम व्यक्त कर सकते हैं। तो अवयव को कैसे व्यक्त करते हैं पता चल गया। अब बात आती है कि अवयव के रो और कॉलम क्या होते हैं, स्तंभ और कॉलम क्या होते हैं। तो किसी अवयव A बराबर AIJ में I जो होता है वो रो को दिखाता है, जो J जो होता है वो क्या दिखाता है? कॉलम को दिखाता है। यानी I जो है वो पंक्ति को दिखाता है, J जो होता है वह किसको दिखाता है? स्तंभ को दिखाता है। बोलो इतना समझ में आया। फिर आगे आकर बात करते हैं अवयव के क्रम को। पूछा जाता है कि कभी कभी पूछ देता है कि यह किस ऑर्डर का अवयव है, किस क्रम का अवयव है। तो जैसे मान लो हमने एक अवयव लिख लिया A बराबर 1 2 3 2 1 5 और ये पूछ दिया कि यह कितने ऑर्डर का अवयव है, कितने क्रम का अवयव है। तो इसके लिए हम करते क्या है कि देखते हैं इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है। हम सबसे पहले देखते हैं इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है। तो ये हमारा क्या हो गया? R1, यह हो गया कितना? R2, ये कॉलम देख लें C1 C2 और एक कितना? C3। तो अब इसमें रो की संख्या कितनी है? 2, यहां लिखते हैं यहाँ कोने पे 2 और गुणे कॉलम की संख्या कितनी है? 3। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो आप कहेंगे कि यह 2 गुणे 3 ऑर्डर, 2 into 3, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। यह कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है? एक नंबर का क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, इसमें से मैक्सिमम टाइम पूछा, आंसर उठाकर देखना कि ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया? 2 गुणे 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। अगर मान लो कह दिया एक B बराबर अगर ले लिया 1 5 4 2 1 3 2 4 5, ये बोलो ना कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा? 3 गुणे 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, क्योंकि इसमें रो की संख्या भी 3 है और कॉलम की संख्या भी 3 है, इसलिए कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा? 3 गुणे 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। अगला एक और मान लो हम ले लेते हैं C बराबर 1 2 3 ऐसे, यह कितने ऑर्डर का होगा? 3 into 1
इसमें रो की संख्या, हमेशा जब भी ऑर्डर व्यक्त करेंगे तो उसमें जो पहला नंबर देगा ना वह रो को दिखाएगा। जो पहला नंबर दिखाएगा वो किसको दिखाएगा? रो को, यानी पंक्ति को दिखाएगा। और बाद वाला किसको दिखाएगा? स्तंभ को। यानी 2 गुणे 3 कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें रो की संख्या कितनी है? पंक्ति की संख्या 3 है, और पंक्ति की संख्या कितनी है? 2 है, और स्तंभ की संख्या कितनी है? इसमें पंक्ति की संख्या, स्तंभ की संख्या, यहाँ पंक्ति की संख्या देखो 1 2 3, और स्तंभ की संख्या कितनी है? 1 है। तो बोलो इसका आर्डर समझ में आ गया? आर्डर आएगा तो बता दोगे ना? यानी अगर कोई आव्यूह ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन का हो, तो यह एम क्रॉस एन ही उसका क्या कहलाता है? उस आव्यूह का क्रम कहलाता है, आर्डर कहलाता है। समझ में आया इतना? फिर आगे बात करते हैं फॉर्मेशन, आव्यूह की रचना। फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। कभी कभी आव्यूह बनाने के लिए कह देता है, उसके लिए तुमको एक प्लेटफॉर्म दे देगा, और कहेगा कि एक आव्यूह की रचना कीजिए। जैसे एक क्वेश्चन हम लेकर चलते हैं, एक आव्यूह ए बराबर ए आई जे 3 गुणे 2 की रचना कीजिए जहां ए बराबर यह हो जाएगा आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर प्लस 2। ये क्वेश्चन आ गया। एक आव्यूह ए बराबर ए आई जे 3 इंटू 2 यानी 3 क्रॉस 2 की रचना कीजिए, जहां ए बराबर आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर प्लस 2। तुम लोग करके दिखाओ तो, जो पढ़ चुके हैं इसको जल्दी करके दिखाओ 2 मिनट के अंदर। कितना होगा जल्दी बताओ। अब तक तो आ जाना चाहिए था। एक आव्यूह ए बराबर ए आई जे 3 गुणे 2 की रचना कीजिए, जहां ये गलत हुआ है, ए आई जे लिखेंगे ना, यहां ए आई जे इज इक्वल टू आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर प्लस 2। जल्दी करो। चलो देखते हैं इसके सॉल्यूशन में। हम लेकर चल रहे हैं, माना ए बराबर, सबसे पहले तो एक कंसेप्ट हमको दे दिया, सबसे पहला कंसेप्ट हमारा ये दे दिया कि जिस आव्यूह का फॉर्मेशन हम करने जा रहे हैं, जिस आव्यूह की रचना करने जा रहे हैं, वह कितने आर्डर का होना चाहिए? 3 गुणे 2 आर्डर का होना चाहिए। यानी उसमें कितनी पंक्तियां होना चाहिए? स्तंभ कितना होना चाहिए? हम मान कर चल रहे हैं कि ए बराबर ये पंक्तियों की संख्या 3, यानी मान लो, और कॉलम की संख्या कितना होना चाहिए? 2। A11 A12 A21 A22 A31 A32। मान लो ये 3 गुणे 2 क्रॉस का आव्यूह है। देख लो पंक्तियों की संख्या कितनी है? 1 2 3, और कॉलम की संख्या कितना?
1 और 2, अब स्तंभों की संख्या 2, तो 3 गुणे 2 का फॉर्मेशन हो गया। अब कहीं से हमको A11 A12 इन सबका मान मिल जाता तो हम वो मान यहां रख देते, तो अभी नहीं मिल जाता हमको। तो मान आएगा कहां से, तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म हमारे पास दे दिया, ए आई जे बराबर आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर प्लस 2, ये वैल्यू दिया हुआ है। तो हम रखेंगे, पहले हम निकालेंगे, इसलिए A11 का वैल्यू निकालें। A11 मतलब आई के जगह पर भी 1 रखना है, A11 का वैल्यू निकालना है, आई के जगह पर 1 रखना है, जे के जगह पर भी 1 रखना है। ये वैल्यू आई का होता है, ये किसका होता है, तो रख रहे हैं यहां 1 का वर्ग माइनस कितना 1 का वर्ग और प्लस कितना 2, ए का वर्ग करेंगे, ए का वर्ग 1, कट जाएगा, कितना होगा 2। A11 का वैल्यू कितना मिल गया, A12 का निकालें, A12 का वैल्यू निकालें तो कितना होगा 1 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग प्लस कितना 2। तो अब देखो ना, 2 का वर्ग करेंगे 4 और 2 और 1 कितना होगा 3, 4 में से 3 निकल गया, कितना -1 बचेगा ना, ये ज्यादा हो रहा है। 2 का वर्ग, इसको हल कर लो, 2 का वर्ग करेंगे 4, आइए 2 और 1 प्लस 3 होगा, 3 में से -4 निकल गया तो -1 ही तो बचेगा। तो हमने A12 का मान निकाल दिया। अब किसका निकालेंगे, A21 का वैल्यू निकाल दें, तो आई के जगह पर कितना रखेंगे 2 माइनस जे के जगह पर 1 और प्लस कितना 2, दिस इज इक्वल टू 2 का वर्ग 4, 4 और 4 2 6 में से 1 निकल गया, कितना 5। ए किसका 2 का वैल्यू निकालें, 2 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग प्लस 2 कितना देगा 2 देगा ना, ये तो खत्म हो जाएगा। फिर कितना किसका निकाले, A31 का वैल्यू निकाले तो कितना 3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग प्लस 2, समझ में आ रहा है ना। तो 3 का वर्ग करेंगे 9, 9 में से 1 निकल गया, कितना 8, 8 और 2 कितना 10 और A32 निकालें तो कितना हो जाएगा 3 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग और प्लस कितना 2, तो 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 9 में से 4 निकल गया 5, 5 और 2 कितना 7। इसलिए आव्यूह जो होगा A इक्वल टू कितना हो जाएगा, रखिए वैल्यू 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 फिर -1 5, नहीं गलत हो रहा है क्या, 2 माइनस 1 5 2 5 2 10 7, कितने ऑर्डर का 3 इंटू 2 ऑर्डर का, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देख लो ध्यान से एक बार, किसी को डाउट है, समझ में आया, पूछना है किसी को, आगे बढ़े। एक क्वेश्चन तुम लोग को दे रहे हैं, तुम लोग बनाओ। एक आव्यूह AIJ 2×3 की रचना कीजिए जहां AIJ इक्वल टू I प्लस जे -3। बहुत हलवा सा एक क्वेश्चन दिया हमने, इसको हल करके बताओ कितना आएगा।
कितना आया? सबका आ जा रहा है? देखते हैं, चलो मिलाओ। हम लेकर चल रहे हैं सॉल्यूशन में, माना इसके सॉल्यूशन में लेकर चलें, माना ए बराबर कितने ऑर्डर का लिखना है? 2 गुणे 3, यानी इसमें रो की संख्या कितनी होनी चाहिए? कॉलम की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो रो हम लिख रहे हैं A11, A12, A13, कॉलम हमने 3 कर दिया, रो 2 ही करना है, A21, A22, A23। ये हमने 2 गुणे 3 ऑर्डर का लिख दिया एक मैट्रिक्स। पंक्तियों की संख्या कितना होना चाहिए? 2, स्तंभों की संख्या कितना होना चाहिए? 3। ठीक है यहां तक। अब हम वैल्यू निकालेंगे, प्लेटफॉर्म है हमारे पास Aij इक्वल टू कितना? I प्लस जे माइनस 3। तो सबसे पहले A11 का मान निकालेंगे, तो यहां भी 1, यहां भी 1, 1 प्लस 1 माइनस 3 बराबर कितना होगा? -1 होगा ना। A12 का वैल्यू निकालेंगे, तो 1 प्लस 2 माइनस 3 यानी कितना हो जाएगा? 0। 2 और 1 3, 3 में से 3 निकल गया 0। फिर किसका? A13 का, तो 1 प्लस 3 माइनस कितना? 3, 3 और 1 4, 4 में से 3 निकल गया 1। A21 दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 1 माइनस 3 बराबर कितना? 2 और 1 3, 3 में से 3 निकल गया 0। फिर A कितना? 2 2 ना, तो 2 प्लस 2 माइनस 3, तो 2 और 2 कितना? 4, 4 में से 3 निकल गया 1। फिर A23 दिस इज इक्वल टू कितना? 2 प्लस 3 माइनस 3 बराबर कितना होगा? तो इसलिए आव्यूह जो होगा, जो आव्यूह प्राप्त होगा A इक्वल टू वह कितना हो जाएगा? -1 0 1 A, मान इसका रखते जाएं, -1 0 1 फिर 0 1 2 0 1 2। ये हमारा 2 गुणे 3 ऑर्डर का आव्यूह फॉर्मेट हो गया। इसका फॉर्मेशन हमने कर दिया। आया समझ में? आगे बढ़े हम। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे ना? किसी को डाउट? ठीक। अब आगे चलते हैं आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ आव्यूह, मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूह के प्रकार, आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं? तो तुम्हारे सिलेबस के अनुसार जितने आव्यूह होते हैं हम चलो उसकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले इसके प्रकार में हम आते हैं वर्ग आव्यूह में। वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्ग आव्यूह क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? ए मैट्रिक्स Aij m क्रॉस n इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ m इक्वल टू n। यानी एक आव्यूह Aij m गुणे n वर्ग आव्यूह कहलाता है कब? यदि m और n आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो m क्या होता है? पंक्तियों की संख्या होता है, n क्या होता है? स्तंभों की संख्या। मतलब इसको अगर स्टेटमेंट के रूप में देखा जाए तो हम यही कह देंगे कि यदि किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या, यदि किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो जाए तो ऐसे आव्यूह को हम क्या कहेंगे? वर्ग आव्यूह कहेंगे। जैसे हमने एक आव्यूह ले लिया A बराबर 1 2 2 5, ये हमारा 2 गुणे 2 ऑर्डर का वर्ग आव्यूह है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें रो और कॉलम आपस में क्या है? बराबर है। समझ में आ रहा है? मान लो हमने ले लिया B बराबर
1 2 3 3 2 1 1 5 7। ये कितने ऑर्डर का है? 3 इंटू 3। ऑर्डर का कौन सा आव्यूह है? वर्ग आव्यूह है। तो वर्ग आव्यूह समझ में आ गया ना? पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तो ऐसे आव्यूह को हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। स्टेटमेंट के रूप में कि कोई आव्यूह ए आई जे एम गुणे एन यानी एम क्रॉस एन वर्ग आव्यूह कहलाता है यदि और केवल यदि एम बराबर एन, यानी जब एम का वैल्यू नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो जाए, दिस मैट्रिक्स इज नोन एज द स्क्वायर मैट्रिक्स। तो उस मैट्रिक्स को हम किस मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं, वर्ग आव्यूह के नाम से जानते हैं। दूसरा आयताकार आव्यूह। दूसरा बात करते हैं आयताकार आव्यूह। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो आयताकार आव्यूह किसे कहते हैं? मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन इज नोन एज द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ एम नॉट इक्वल टू एन। मतलब रो की संख्या नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर न हो, यानी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर न हो, तो ऐसे आव्यूह को हम क्या कहते हैं? आयताकार आव्यूह कहते हैं। ऐसे आव्यूह को हम आयताकार आव्यूह कहते हैं। यदि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर न हो, तो ऐसे आव्यूह को हम आयताकार आव्यूह कहते हैं। जैसे मान लो ए बराबर हमने ले लिया 1 2 3 2 5 3। ये कितने ऑर्डर का है? 2 इंटू 3 ऑर्डर का है ना? ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है? 2 गुणे 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो 2 गुणे 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो अब देखो ना, ये क्या m और n आपस में बराबर है? तो m और n आपस में बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये कौन सा आव्यूह होगा? आयताकार आव्यूह होगा। कौन सा आव्यूह होगा? आयताकार आव्यूह होगा। आया समझ में? अगला हम बात करते हैं पंक्ति आव्यूह। तीसरा पंक्ति आव्यूह, इसको कहते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स वह आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या एक हो। वह आव्यूह जिसमें कितने पंक्ति हो? एक पंक्ति हो, उसे हम पंक्ति आव्यूह कहते हैं। जैसे मान लो हमने ए ले लिया, या एक ऐसे भी कहेंगे कि ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे इज नोन एज अ रो मैट्रिक्स इफ m इक्वल टू n, सॉरी m इक्वल टू 1 ओवरऑल m इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये इसका डेफिनेशन होता है कि मैट्रिक्स ए बराबर ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन इज नोन एज अ रो मैट्रिक्स इफ m इक्वल टू n ओवरऑल m इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब यदि किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या सिर्फ और सिर्फ कितना? एक हो, तो ऐसे आव्यूह को हम क्या कहेंगे? पंक्ति आव्यूह कहते हैं। जैसे एक आव्यूह हमने लिख दिया a बराबर कितना 1 2 5। ये कितने ऑर्डर का? 1 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। कितने ऑर्डर का है? 1 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो इसमें रो की संख्या कितनी है? तो ऐसे आव्यूह को हम क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स कहेंगे। ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स। एक बार देख लो इसको। आज इतना ही रहने दिया जाए, कल से थोड़ा सा और टाइम बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए आप लोग जाइए फिर। गुड नाइट।